हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि 1857 क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ हुई थी और 1857 की क्रांति का अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से दमन किया गया, दमन करने के बाद जो है पूरी तरह जो यह क्रांति समाप्त हुई, यानी भारत शासन अधिनियम आया। यानी हमारा इस समय जब 1857 क्रांति की समाप्ति हो गई तो भारत का जो शासन अधिनियम 1858 आई। इसमें यही था कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। इस घोषणा पत्र को जो है भारत की जनता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। तो इस तरह से भारत का जो गवर्नर जनरल हमारे भारत में जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने ही जो है महारानी की जो घोषणा पत्र जो था वो पत्र को जो है ये मिंटो पार्क में ही जो है इलाहाबाद में पढ़ता है, वहीं पर घोषणा को पढ़ा था। और घोषणा पत्र को जिस तरह से पढ़ा था उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या थी, यही थी कि आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि मुख्य मुख्य बातें क्या थी जो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति या जो है परिणाम देखते हैं, इसका परिणाम क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 ये हमारा आया था। इस जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जिस तरह से बना था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, इसे जो है भारत के लिए जो है यानी भारत की जनता के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसे दी गई है। तो ये थे हमारा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या था। सबसे पहला था कि कंपनी का शासन समाप्त होना, यानी जिस तरह से हमारे भारत में जिस तरह से कंपनी थी वो कंपनी का शासन समाप्त कर पहला जो है हमारा था कंपनी का शासन समाप्त कर दी गई। और हमारा दूसरा यही था कि भारत का शासन अब जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, यानी सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गई। यानी भारत का शासन अब जो है भारत के शासन जो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश यानी हमारा महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गई और ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। दूसरा था कि भारत का शासन अब जो है क्राउन के अधीन हो गई, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे अब जो है गवर्नर जनरल की जगह में जो है वायसराय कहा जाने लगा। हालांकि जो है शक्तियां जो है समान थी, भारत के गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसी तरह वायसराय का भी थी। तो ये सब हम देखते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल। तीसरा था भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, अब हो गया वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। तीसरा था। चौथा विषय देखते हैं कि अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और प्रथम भारत का वायसराय हमारा लॉर्ड कैनिंग बना। यानी हमारा जो है अंतिम भारत का गवर्नर
जनरल और अंतिम भारत में गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय हमारा लॉर्ड कैनिंग बना। तो इस तरह से हुआ। लेकिन एक और था कि यहाँ एक और बनाया गया, पहला जो है यहाँ देखते हैं कि भारत सचिव, यानी भारत सचिव का एक पद बनाया गया। यह जो था तो ब्रिटिश संसद के में जो है मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और इसकी सहायता के लिए जो है एक परिषद का गठन किया गया, यानी भारत सचिव का एक पद बनाया गया, भारत सचिव का एक पद बनाया गया हमारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल में। तो ब्रिटिश संसद में एक था, तो ब्रिटिश संसद में एक मंत्रिमंडल का सदस्य होता था ये सचिव, और इसकी सहायता के लिए जो है एक परिषद का गठन किया गया, यानी जिसमें था 15 सदस्य। इस परिषद में क्या था, यानी 15 सदस्य होते थे और 15 सदस्य का गठन किया गया। तो इसमें हम देखते हैं कि 15 सदस्य में कौन कौन कहाँ से आते थे। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, यानी ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया, यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है मनोनीत की जाती थी, यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत की जाती थी। ये तो मनोनीत कितनी जाती थी, 8 सदस्य को जो है ये मनोनीत करती थी। और हमारा दूसरा यही था कि दूसरा हमारे कंपनी के जितने भी पूर्व डायरेक्टर था, डायरेक्टर द्वारा जो मनोनीत, यानी जितने भी कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा मनोनीत, इसमें 7 सदस्य होते थे, इसमें 8 है तो इसमें 7 सदस्य थे। इसका शर्त यही था कि जो कंपनी के जो पूर्व डायरेक्टर द्वारा जो मनोनीत की जाती थी, तो ये इसमें शर्त यही था कि 10 वर्ष कम से कम भारत में जो है कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, यानी शर्त यही था कि लगभग 10 वर्ष, यानी शर्त जो ही था कि 10 वर्ष भारत में कार्य अनुभव हो। तो इस तरह से जो है 10 वर्ष भारत में कार्य करने का जो है अनुभव हो। और यही था कि इसमें जो जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाए गए थे हमारे, तो वो सब सारी चीज समाप्त कर दी गई। कंपनी और देशी राज्यों के साथ भी जो की गई संधियां थी वह मान्य थी, यानी देशी रियासतों के साथ जितने भी थे राज्यों के साथ कंपनी ने जिस तरह से संधियां की थी उस संधि को मान्य माना गया। और इस तरह से एक और था हमारा जो है गोद निषेध प्रथा, यानी गोद निषेध प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी जो है अनैतिक कार्य नहीं होगी और अब साम्राज्य विस्तार नहीं होगा, अब साम्राज्य विस्तार नहीं होगा, यह है समाप्त, यानी गोद निषेध प्रथा समाप्त, अब साम्राज्य विस्तार नहीं जो है होगा। और साथ में देखते हैं कि देशी राज्यों के साथ जो है एक सम्मानजनक जो है जो व्यवहार किया जाएगा, जिस तरह से अनैतिक जिस तरह से की जाती थी अब वैसा कुछ नहीं होगा, यानी देशी राज्यों के साथ जो है सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाएगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक का जो है सेना का पुनर्गठन किया गया, यानी सेना का पुनर्गठन हमारा जो है भारतीय और अंग्रेज का जो अनुपात था जो 1857 क्रांति के पहले जो है 5:1 या 5 अनुपात जो है 1 थी, लेकिन नया अनुपात जो था वो भारतीय और अंग्रेज का जो था 2:1 आई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय उस समय जो 40,000 सैनिक थी, अब लेकिन क्या 65 वर्ष हमारा भारत की थी। अब क्या किया कि वो हमारा उस समय जो भी चेंज किया तो उस समय जो है 1,40,000 जो है पद बनाया गया और भारतीयों के लिए। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में देखते हैं कि 1:2 का था और हमारा जो है मद्रास और बम्बई के क्षेत्रों में जो था वह जो है 1:3
के अनुपात में कर दी गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब जो है जितने भी यानी हम सेना का पुनर्गठन, सेना का जो है पुनर्गठन जो है पहले था हमारा जो है पहले था 5:1 यानी भारतीय और अंग्रेज था। लेकिन अब क्या किया, 2:1 कर दिया। इस तरह से भारतीय और अंग्रेज का जो अनुपात सेना को जो है भर्ती के लिए तो इस तरह किया गया। तो ये सेना का पुनर्गठन किया गया और सेनाओं में जितने भी हम देखते हैं कि जो पहले हमारा जो सेना की जो नियुक्ति की जाती थी, भर्तियां की जाती थी, पहले हमारा जो था अवध था, पहले अवध क्षेत्र से सबसे ज्यादा सैनिक थे। उसके बाद बंगाल था, अवध था, बंगाल था, पंजाब था, गोरखा था, पंजाब था, गोरखा था और राजपूताना था, राजपूताना के क्षेत्र से। लेकिन अब जो है अब यह जो है चेंज हो गया। अब क्या हो गया, पंजाब हो गया पहला नंबर में, उसके बाद गोरखा हो गया, पंजाब, गोरखा, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि राजपूताना यानी राजपूताना और पंजाब, गोरखा, राजपूताना, राजपूताना के बाद अवध, इसके बाद बंगाल, अवध, इसके बाद बंगाल, यानी फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसको पलट दिया गया। यानी पहले हमारा अवध, बंगाल, पंजाब, गोरखा, राजपूताना के अनुसार जो है भर्तियां की जाती थी। लेकिन अब जो है सबसे ज़्यादा जो है पंजाब, गोरखा, राजपूताना, अवध और बंगाल से की जाने लगी क्योंकि इन लोग जो है सहायता की थी। तो इस तरह से जो भर्तियां किया गया था यानी क्षेत्रीय और जातीय रूप से जो है की जाने लगी। यहाँ तक हम देखते हैं कि अलग अलग जो है रेजिमेंट भी बनाई गई। अलग अलग रेजिमेंटों में हम देखते हैं कि सभी क्षेत्र से जो है सैनिकों की भर्तियां की जाएगी, इस तरह से बातें की जाने लगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटेन की आर्थिक रूप से हम देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटेन जो है कि जो पूंजी है वह निवेश के स्थान पर ध्यान दिया गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि रेलवे, बैंकिंग, बीमा इत्यादि के क्षेत्रों में जो ध्यान दिया जाने लगा और साथ साथ हमारा यहाँ जो नकदी फसलें जैसे कपास, जूट, कॉफी, ये सब जो है निर्यात की जाने लगी यहाँ से। तो हम देखते हैं कि तैयार माल का जो है यानी आयात होती थी भारत जो है, और यहाँ के लोग जो है यहाँ के उद्योगों का पतन होना स्वाभाविक हो गया क्योंकि यहाँ के जितने भी कच्चे माल हमारा भारत से बाहर यानी इंग्लैंड में जो बनी वहाँ पर, तो वहाँ से जो है वस्तुएं जो है तैयार माल को भारत और भारत के बाहर भी जो है यानी विदेशों में भी तैयार माल का निर्यात हम लोग करते थे। यानी हमारा भारत में जो तैयार माल का जो आयात हुआ भारत में हुआ और यहाँ के लोग ज़्यादा सस्ता था, जिसके कारण से यहाँ के लोगों ने ज़्यादा उसका उपयोग करना समझा। और हम देखते हैं कि यहाँ के उद्योगों का पतन धीरे धीरे होना स्वाभाविक हो गया क्योंकि यहाँ की जो उद्योग थी वह उद्योग का पतन होना प्रारंभ हो गया। और इस तरह से धन का एक बहिर्गमन यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था कि किस तरह से जो है हमारा भारत से जो है बाहर धन का जो है बाहर जाना प्रारंभ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय में जो है यह जो है बीज बो दिया था। और हम ये देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो है 1858 ईस्वी में जो है ये सब घटनाएं जो है की गई थी। तो हम देखते हैं कि कुछ जो है दूरगामी सकारात्मक भी कुछ परिणाम आए थे, जैसे भारत की आंतरिक दशा सुधारने का प्रयास किया अंग्रेजों के द्वारा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है यह उन्नति करते गया। और हम ये भी देखते हैं कि भारतीय उन्नति का भी काफ़ी प्रयास किए गए इन लोगों के द्वारा क्योंकि भारत शासन का जो भारतीयों की सहभागिता के रास्ता जो है खुल गया क्योंकि भारत में जो शासन करने की जो नीति थी वह अपनी अपनी भागीदारी कर सकते थे, उसके रास्ते खुलना प्रारंभ हो गया। यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना ने जन्म लिया था, यानी इसी समय जो है प्रारंभ हो गई थी राष्ट्रीय भावना, तो राष्ट्रवाद का उदय होना प्रारंभ हो गया था। यहाँ तक कि राष्ट्रवाद की भावना से जो है प्रेरित होकर लोग ने अपनी अपनी संगठन बनाने लगा।
छोटे छोटे संगठन बनाते बनाते वो एक बहुत बड़ी जो है संगठन बनाना प्रारंभ किया, यानी कांग्रेस की स्थापना हुई। और उस स्थापना के बाद धीरे धीरे देखते हैं कि भारत में एक संवैधानिक विकास जो है प्रारंभ हुआ था। यहाँ तक देखते हैं कि 1857 का जो है विद्रोह ने जो है एक युग का जो है अंत कर दिया, वहीं एक नवीन युग का बीज बो दिया। यहाँ तक कि जो प्रादेशिक जो विस्तार के स्थान पर इन लोगों ने जो है यानी आर्थिक शोषण का युग शुरुआत कर दिया। तो इस तरह से अंग्रेजों के लिए जो एक सामंतवादी युग था, वो भय जो था अंग्रेजों के लिए, वह सदा के लिए जो है वह समाप्त हो गई। और भारत जो है यानी अंग्रेज जो है फूट डालो और राज करो की नीति करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जिस तरह से संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय भावना का जिस तरह से उदय हुआ वह आगे चलते रहा और अंत में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया जो हमारा उपनिवेशवासियों के द्वारा। तो यहीं तक जो है हम परिणाम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में जो है हम इसकी सफलता असफलता के बारे में हम चर्चा करेंगे।